बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। क्या आपको भी यही बताया गया है कि यूके का वीज़ा हासिल करने के लिए आप अपने पर्सनल अकाउंट में बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते? तो तैयार हो जाइए। आज की इसी वीडियो में मैं आपको वो सबूत दिखाने जा रहा हूँ जो जिसमें यूके का वीज़ा ऑफिसर एक यूके के डिसीजन वीज़ा डिसीजन लेटर में खुद ये बात को मान रहा है कि आप पर्सनल अपने सिर्फ पर्सनल अकाउंट में अपनी ज़ाती और बिजनेस ट्रांजैक्शंस को भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए व्यूअर्स आपको एक काम लाज़मी करना होगा। वो काम क्या है? वो एक आपको शीट, एक चीज़ तैयार करनी है। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वो आपको कैसे तैयार करनी है। ये वीडियो नाज़रीन उन लोगों के लिए बड़ी ख़ास है और अहमियत की हामिल है, जो लोग यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन वो 2 बैंक अकाउंट्स नहीं यूज़ कर सकते और अपने एक ही पर्सनल अकाउंट में अपनी तमाम चीज़ों को मेंटेन करना चाहते हैं। वो काम क्या है? वो आपको सबूत अपनी प्रोफ़ाइल के साथ, एप्लीकेशन के साथ लाज़मी लगाना है। अगर वो सबूत, वो एविडेंस आपने ना दिया, तो कई लोगों के वीज़ाज़ जो हैं यूके के इस बेस पर रिफ्यूज़ हो चुके हैं। तो इस वीडियो में आगे चलकर मैं आपको वो सीक्रेट टिप्स और कीमती इन्फॉर्मेशन और मालूमात फ़राहम करूँगा जो कि यूके का वीज़ा हासिल करने में आपके लिए ज़रूरी हैं और आपको यूके का वीज़ा हासिल करने में दिक्कत नहीं आएगी। यूके का वीज़ा जो है इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन ये लोगों को इसको अप्लाई करने का तरीका नहीं आता, तो इस वजह से बहुत सारे लोगों के वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो इस वीडियो का कोई पार्ट स्किप नहीं करना। ये वीडियो आपकी यूके वीज़ा के हवाले से आपकी लक को पॉजिटिव वे में बदल सकती है। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट, काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। दूसरी रिक्वेस्ट, प्लीज़ व्हाट्सएप पर हमसे सिर्फ़ और सिर्फ़ वही सीरियस लोग राब्ता करें जो पेड कॉल सेशन लेना चाहते हैं। नॉर्मल चार्जेस लेते हैं 30 मिनट की कॉल, उस पे आप मुझसे मुझसे पर्सनली आप अपना हर किस्म का मामला डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपके केस की और डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करूँगा और प्रॉपर आपको गाइड करूँगा कि आपको आया यूके या किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखें, बाज़ औक़ात थोड़े बहुत पैसे खर्च कर लेने से आप अपने बहुत ज़्यादा पैसों के नुकसान से भी बच बच जाते हैं और आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री भी ख़राब नहीं होती। याद रखिए, वीज़ा रिफ्यूज़ल एक बैड इमिग्रेशन हिस्ट्री में आता है। तो जी, बगैर वक़्त ज़ाया किए जी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ अरसा पहले एक साहब ने मुझसे अपना रिफ्यूज़ल डिस्कस किया था। वीज़ा उन्होंने खुद अप्लाई किया था। तो उनका जो था, उनकी प्री एक्शन प्रोटोकॉल की अपील जो थी वो मैंने तैयार की थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपील पर हमने उनका पैप पर उनका वीज़ा हमने अप्रूव करवा लिया था। और उनकी प्री एक्शन प्रोटोकॉल की अपील में मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था, खुद तैयार किया था उनके रिफ्यूज़ल लेटर को पढ़कर। तो वीज़ा, मैं ये बता दूँ कि अगर वो साहब वीज़ा अप्लाई करते दौरान ही वो डॉक्यूमेंट जो मैंने उनको तैयार करके दिया था, अगर वो डॉक्यूमेंट वो अपना ड्यूरिंग अप्लाइंग ही अगर वो डॉक्यूमेंट अटैच कर देते, तो इनका वीज़ा गालिबन 100% रिफ्यूज़ ना होता और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इनका जो है वीज़ा लग जाता। तो आइए अब मैं चलकर आपको बताता हूँ कि इनकी रिफ्यूज़ल में क्या चीज़ थी और वो वीज़ा ऑफ़िसर इस रिफ्यूज़ल लेटर में मान भी रहा है कि जी आप अपने पर्सनल अकाउंट को बिज़नेस पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जी, ये व्यूवर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इनके रिफ्यूज़ल का फर्स्ट पेज का लेटर है। अगले पेज पर जी वो ये आप पढ़ सकते हैं जी, वो लिखा है जी, "व्हाइल्स्ट आई एक्नॉलेज दैट अ पर्सनल बैंक स्टेटमेंट मे बी यूज्ड फॉर बिज़नेस पर्पसेस।" देखिए, वीज़ा ऑफ़िसर साफ ये रिफ्यूज़ल लेटर में उसने लिखा है कि जी आप अपने पर्सनल अकाउंट को अपने बिज़नेस के मामलात में भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, आगे मैं पढ़कर आपको बता दूँ, आगे ऑफ़िसर जो है रिफ्यूज़ल लेटर में क्या लिख रहा है, "आई एम अनएबल टू डिटरमिन व्हाट लेवल ऑफ इनकम योर बिज़नेस जनरेट्स और व्हिच ट्रांज़ैक्शंस आर एट्रिब्यूटेड टू योर बिज़नेस कॉस्ट्स और व्हिच ऑफ these transactions represent profit. Therefore, I am not satisfied that your income or economic circumstances are as stated. This therefore undermines the credibility of your application." अब देखिए, वीज़ा ऑफिसर आपको ये कह रहा है कि मैं समझ ही नहीं पा रहा कि तुम्हारे पर्सनल बैंक अकाउंट में तुम्हारे बिजनेस की इनकम कितनी जनरेट हो रही है
और इन 6 माह में से कौन-सी ट्रांज़ैक्शंस तुम्हारे बिज़नेस की हैं और इनमें से कौन-सी ट्रांज़ैक्शंस ऐसी हैं जो तुम्हारे बिज़नेस के प्रॉफ़िट को शो कर रही हैं। इसके अलावा वो ये भी कह रहा है और कौन-सी ट्रांज़ैक्शन ऐसी हैं जो तुम्हारे बिज़नेस के अखराजात को यानी कि एक्सपेंस को रिप्रेज़ेंट कर रही है। यानी कि वीज़ा ऑफ़िसर कन्फ्यूज़ हो गया है कि आपके पर्सनल अकाउंट में मुझे आपकी बिज़नेस की एक्टिविटीज़ की आप प्रॉफ़िट की एक्टिविटीज़ क्या हैं, एक्सपेंस की एक्टिविटीज़ क्या हैं और दीगर एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो समझ नहीं आ रही। लिहाज़ा मैं मुतमिन नहीं हूँ कि तुम्हारी इनकम और इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो तुमने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में बयान किए हैं और ये चीज़ तुम्हारी क्रेडिबिलिटी को डाउट में लेकर आ रही है, तो लिहाज़ा मैं तुम्हारा वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, इन साहब के बारे में मैं ये बता दूँ कि इनकी बैंक स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न आपस में मैच करती थी, यानी कि जितनी टोटल इनकम इन्होंने अपने बिज़नेस की और जॉब की शो की थी, वो इसके उसके मुताबिक इनकी टैक्स रिटर्न इन्होंने टैक्स भी दिया हुआ था। तो इनकी टैक्स रिटर्न मैच कर रही थी। अब देखिए व्यूअर्स, मैं बात करूँ, अब पाकिस्तान में मोर देन 90% लोगों को, यूके की मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, कि यूके के हवाले से लोगों को पाकिस्तान में बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करना ही नहीं आता। देखिए व्यूअर, वैसे बेहतर तो ये ही है प्रैक्टिस कि जी आप अपने बिजनेस के मामलात और पर्सनल मामलात को अलग-अलग बैंक अकाउंट्स में डील करें। बेहतरीन तो ये है, लेकिन कुछ लोग अगर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते या कुछ लोगों के लिए टेंशन ज़्यादा है या काम का बर्डन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो अपने सिर्फ़ पर्सनल अकाउंट को ही दोनों पर्पसेज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं और मैंने आपको इसका सबूत भी फ़राहम कर दिया है। लेकिन इसके साथ आपने एक काम ये करना है, आपने एक डॉक्यूमेंट जो है खुद तैयार करना है। खुद तैयार कर लें या किसी से तैयार करवा लें या मुझसे तैयार करवा लें। वो डॉक्यूमेंट आपने ज़रूर तैयार करना है, जिस पे आप मेंशन करें कि जी आपकी जो है आपके पर्सनल अकाउंट में बिज़नेस की एक्टिविटीज़ कौन-कौन सी हैं, उनको अलग-अलग डिफरेंशिएट करके एक ही डॉक्यूमेंट में, एक ही पेज के डॉक्यूमेंट में तैयार करना है। अब मैं आपको इस डॉक्यूमेंट का तैयार करने का तरीके का हवाले से भी बताता हूँ कि जैसे कि आप मिसाल है जनवरी से अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन कर रहे हैं और जनवरी के महीने में आपने अगर मेंशन किया है अपने पर्सनल अकाउंट में कि आपकी जनवरी का बिज़नेस प्रॉफिट 10 लाख आया है, तो आपने क्या करना है, जनवरी के महीने की टोटल ट्रांज़ैक्शंस को डेट वाइज़ अप एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में बनाना है। अब इसमें आपने सबसे पहले एक्सेल शीट में सबसे पहले मैं आपको ये मिसाल दे दूँ, चलें अभी आप ये देखें कि एक्सेल शीट है। अब आपने एक्सेल शीट में सबसे पहले ये देखें, ये कॉलम आ रहा है, इसको हाइलाइट करना है और इसको हाइलाइट करके आपने यहाँ पर लिखना है बैंक स्टेटमेंट पेज नंबर, पहली हेडिंग आपने ये देनी है। उसके बाद आपने साथ ही ऊपर ये लिखना है जी डेट, मंथ का चैप्टर। उसके बाद जो है जी आपने ट्रांज़ैक्शंस की हेडिंग देनी है, फिर उसके बाद आपने रुपीज़ की हेडिंग देनी है, फिर आपने रिमार्क्स की हेडिंग देनी है, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस समरी की हेडिंग देनी है। सबसे पहले तो आपने इस तरह ये जो है हेडिंग्स को मेंशन करना है प्रोमिनेंट करके और हाइलाइट करके। तो आइए अब मैं आप चलते हैं जी, मैं आपको बताता हूँ कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये शीट जो है किस तरह बनानी है, तो इस पे तफ़सील से बात करते हैं। सबसे पहले जी आपने हेडिंग दे दी बैंक स्टेटमेंट पेज नंबर। अब इसके नीचे आपने इसके नीचे ये देखिए ये डेट्स आ रही है ना, अब आपने इसके नीचे जनवरी के महीने में बताना है कि मेरी टोटल बिज़नेस की ट्रांज़ैक्शन जो है वो बैंक स्टेटमेंट के पेज नंबर पर कौन कहाँ-कहाँ पर हैं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, इस तरह आपने मेंशन कर देना है। अब अगली हेडिंग आपने जी देनी है जी मंथ की। अब आपका मंथ क्या है जी जनवरी, तो यहाँ पर आपने लिख देना है जी जनवरी, ठीक है जी। उसके बाद अब जनवरी का महीना होगा तो 1 लिखेंगे और अगर मार्च का होगा 3 लिखेंगे, जून का होगा 6 लिखेंगे। इस तरह आपने 1, 3, 6 जिस महीने में आपकी ट्रांज़ैक्शंस हैं वो आपने करनी है। अब नेक्स्ट हेडिंग आ गई जी आपकी डेट की। अब यहाँ पर आपने डेट ऊपर हेडिंग लिख देनी है। अब आपने जनवरी के महीने में जिन डेट्स में आपकी ट्रांज़ैक्शंस हुई हैं, बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस, जैसे अ, 17 जनवरी, 20 जनवरी, 3 जनवरी, इस तरह मेंशन करते जाएँ और ये इस तरह आपने डेट को आपने प्रॉपर्ली मेंशन करना है। अब नेक्स्ट ऊपर आपने हेडिंग देनी है जी बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस की। आपको जिस बेस पर प्रॉफ़िट आया है, उस प्रॉफ़िट की डिस्क्रिप्शन को आपने 6 से 7 लफ्ज़ों में बयान करना है। मैं आपको कोई मिसाल देकर बता देता हूँ। जैसे अब ये मिसाल है कि आपको जी प्रॉफ़िट को कमीशन की बेस पर आया है, तो आप लिख दें जी प्रॉफिट केम एज़
कमीशन, या अगर आपने कोई सर्विस या कंसल्टेशन फ़राहम की है जनवरी के महीने में, तो आप लिख दें जी, प्रॉफिट केम ऑन सर्विसेज़ प्रोवाइडेड एज़ एसी टेक्नीशियन या कंस्ट्रक्शन, या जो भी आप काम कर रहे हैं उस बेस पर इस तरह ट्रांज़ैक्शन की ये तफ़सील दे देनी है। अब अगली हेडिंग ऊपर आएगी जी रुपीज़ की। अब जनवरी के महीने में आपको बिज़नेस की ट्रांज़ैक्शन में कितना प्रॉफ़िट आया है, जैसे मिसाल है कि जी आपको 5 जनवरी को या 10 जनवरी को आपको प्रॉफ़िट आया है जी 50 लाख रुपया। तो आप यहाँ पर जी 50 लाख रुपया प्रॉफ़िट लिख दें और उसको डिजिट में लिखें, डी यानी कि डिजिटल अमाउंट में लिखें। अब आपने आगे हेडिंग देनी है जी रिमार्क्स की। रिमार्क्स में आपने वही लिखना है जी, जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया कि जी आपको प्रॉफ़िट की डिस्क्रिप्शन जो है वो आपने लिखी थी, यानी कि किस सर्विस की बेस पर आपको प्रॉफ़िट आया, दोबारा लिखना है आपने, ताकि आपको ये प्रॉफ़िट जो है, इस सर्विस जो आपने प्रोवाइड की थी, इस बेस पर आपको फ़राहम किया गया। जिस तरह ये हेडिंग ये डिस्क्रिप्शन थी ना, इससे रिलेटेड ही थोड़ा-सा लफ्ज़ों का चुनाव में तब्दीली कर दीजिएगा और डिटेल में रिमार्क्स में दोबारा इधर लिख दीजिएगा। रिमार्क्स ऊपर आएगा और थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन ऐसे दोबारा इधर आ जाएगी। उसके बाद जी जो नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग है जी, वो गालिबन लास्ट होगी। उस पर आपने यहाँ पर लिखना है जी प्रॉफिट एंड लॉस समरी। अब उस प्रॉफिट एंड लॉस समरी में आपने क्या करना है, आपकी मतलब कि टोटल 6 माह की जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगी ना, आपने उनको प्लस करना है कैलकुलेटर में, और जितनी भी अमाउंट आएगी, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी अमाउंट आती है टोटल 6 माह की 80 लाख 50 हज़ार या कुछ रुपए, उसको आप सारी अमाउंटें नीचे होंगी, तो इस पे आप एक टोटल प्रॉफिट एंड लॉस समरी में इधर लिख देंगे जी, टोटल आपको 6 महीने की प्रॉफिट आया जी 80 लाख 50 हज़ार रुपया, और फिर उसके नीचे ही आपने लिखना है एक्सपेंसेस। फिर इसी तरह ही आपने, जिस तरह ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस की आपने ये बनाई है एक्सेल शीट, इसी तरह आप एक्सपेंसेस की भी एक शीट बनाएंगे, इसी के अंदर एक ही शीट के अंदर साइड पर, कि जी आपके टोटल 6 महीने में एक्सपेंसेस कितने हुए। फिर आप उन एक्सपेंसेस को भी टोटल करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल वो 6 माह के टोटल आपके एक्सपेंस हुआ 20 लाख रुपया। तो प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट इधर आ गई और नीचे आपने लिख दिया टोटल एक्सपेंसेस 20 लाख रुपया। फिर नीचे आपकी अमाउंट बची कितनी की मिसाल है जी 60 लाख रुपया। वो 60 लाख रुपया आपने बता देना है कि जी आपकी टोटल बिजनेस इनकम प्रॉफिट आपका जो है आफ्टर एक्सपेंसेस तो 60 लाख रुपया आया, और ये 60 लाख रुपया जो है आपकी टैक्स रिटर्न के साथ मैच भी होना चाहिए। ठीक है? ये एक अलग चीज़ है, इस पर हम बाद में भी पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, बाद में भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये मैं आपको एक शीट बता रहा हूँ, इसका फॉर्मेट आपने इस तरह तैयार करना है। तो व्यूअर्स, ये है वो डॉक्यूमेंट जो आपको हर सूरत तैयार करना है यूके का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अगर आप यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो यूके का वीज़ा जो है नाक से लकीरें निकलवाता है। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका जो है वीज़ा लग ही जाएगा। तो यूके का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको वर्क हार्ड करना पड़ता है। उसके बाद व्यूअर्स जो आता है, जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो है जी आपका वीज़ा कवर लेटर। ये बहुत लेटर आम है और इसमें आपने अपने तमाम सर्कमस्टांसेस को और ये जो एक्सेल शीट जो है जो आपने तैयार करनी है, इसका भी हवाला आपने लाजमी देना है। और इसके अलावा आपके टैक्स रिटर्न एफबीआर से मुतल्लिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपने अटैच करने हैं और अपने सारे सर्कमस्टांसेस जो है वीज़ा कवर लेटर में अच्छे तरीके से बयान करने हैं। देखिए, ट्रैवल हिस्ट्री यूके का विजिट वीज़ा हासिल करने के लिए इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती। असल चीज़ जो मैटर करती है यूके के लिए, वो है जी आपकी मनी ट्रेल। अगर आपने मनी ट्रेल जो भी आपकी है वो आपने प्रॉपर दे दी, बयान कर दी, तो यकीन करें यूके का वीज़ा आपको आसानी से मिल जाएगा। और जिसको यूके का डिपॉजिट, विथड्रॉवल और सेविंग का फार्मूला समझ आ गया, यूके का वीज़ा आपके लिए हासिल करना इतना मुश्किल नहीं होगा। तो ये यूके का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, और यूके में आपको जो अपने जो मनी बैंक स्टेटमेंट के और टैक्स के जो मामलात होते हैं, उनमें एक सीक्वेंस होनी चाहिए। अगर मैं सिर्फ बैंक स्टेटमेंट की बात करूँ, हर महीने जो आपका फ्लो जो है वो एक रिदम के मुताबिक और एक सीक्वेंस के मुताबिक चलना चाहिए। देखिए, कोशिश करें कि आपका जो हर महीने का जो इनकम का, एक्सपेंसेस का और सेविंग का फार्मूला मतलब कि पैसे सेम ही रहें। मिसाल है कि अगर आपका हर महीने प्रॉफिट 1 लाख आ रहा है, तो वो हर महीने 1 लाख ही रहे। लेकिन थोड़ा बहुत
5-10 हज़ार ऊपर नीचे हो जाना बिज़नेसमैन्स के लिए वो एक मामूल की बात है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा वेरिएशन जो है, वो नहीं होनी चाहिए। तो इसको आपने बड़ा स्ट्रिक्ट रहना है। यूके जो है, वो एक सीक्वेंस के मुताबिक चलता है, वो लकीर के फ़कीर हैं, वो लॉ को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट के जो मामलात हैं, उनमें इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। मैं दोबारा बता दूँ, जितना आपने हर महीने प्रॉफ़िट, एक्सपेंस और सेविंग शो किया है, उसी सीक्वेंस को 6 माह तक लेकर चलें। अगर थोड़ी बहुत माइनर ऊपर-नीचे होता है, उसका कोई इश्यू नहीं है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमसे कोई अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं यूके के हवाले से या किसी भी कंट्री के हवाले से, तो उसी सूरत में आप हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें, हम आपको पेड कॉल सेशन देंगे। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।